H1B वीजा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी बात कही है। अब क्या है वो बात और क्या है उसके मायने, जानेंगे इस वीडियो में। वहीं दूसरी तरफ बिहार की सबसे हॉट सीट सीवान, जहां एक तरफ शहाबुद्दीन की विरासत पर खतरा मंडरा रहा है क्योंकि एनडीए ने प्रचार तेज कर दिया है। तो क्या है इस सीट के मायने, जानेंगे इस वीडियो में आगे इसे भी। इसके अलावा खबर आ रही है कि केरल में ओबीसी आरक्षण के साथ छेड़छाड़ हुई है। अब क्या है ये ओबीसी आरक्षण और किसको मिला है फायदा, एक नज़र इस पर भी। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं निवेदिता। अमेरिका में इस समय हलचल मच गई है। जी हां, ट्रंप सरकार ने H1B वीजा के दुरुपयोग पर सख्त रुख अपनाया है। लेबर डिपार्टमेंट ने सीधे कंपनियों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने विदेशी कर्मचारियों को गलत तरीके से नौकरी देकर अमेरिकी युवाओं का अमेरिकन ड्रीम छीन लिया है। इस पर सरकार ने एक वीडियो जारी करके कड़ा संदेश दिया है। तो चलिए पूरी कहानी समझते हैं विस्तार से। अमेरिकी लेबर डिपार्टमेंट ने कंपनियों के खिलाफ H1B वीजा के दुरुपयोग को लेकर बड़ा एक्शन शुरू कर दिया है। जारी किए गए वीडियो में सरकार ने कहा है कि कुछ अमेरिकी कंपनियां कम वेतन पर विदेशी कर्मचारियों को नौकरी देकर स्थानीय अमेरिकी युवाओं से रोजगार छीन रही हैं। वीडियो में साफ कहा गया है कि H1B वीजा सिस्टम को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया और इसके लिए सिर्फ कंपनियां ही नहीं बल्कि कुछ राजनेता और नौकरशाह भी जिम्मेदार हैं। उन्होंने इस गड़बड़ी पर आंखें मूंद ली हैं। वीडियो के डेटा के मुताबिक H1B वीजा होल्डर्स में 72% भारतीय हैं, जबकि 12% चीन से आते हैं। इस वीडियो में प्रोजेक्ट फायरवॉल का भी जिक्र किया गया है, जिसे सितंबर 2025 में लॉन्च किया गया था। इसके तहत कंपनियों पर H1B वीजा के इस्तेमाल की सख्त निगरानी, भर्ती में अमेरिकियों को प्राथमिकता, नियम तोड़ने पर भारी पेनल्टी और प्रभावित कर्मचारियों को बकाया वेतन वापस। अगर कोई कंपनी विदेशी कर्मचारियों को प्राथमिकता देती पकड़ी जाती है तो उसे H1B प्रोग्राम के अस्थायी तौर पर बाहर भी किया जाएगा। लेबर सेक्रेटरी लोरी चावेज डेर्मर ने कहा है कि ये अभियान अमेरिकियों के लिए अमेरिकन ड्रीम वापस लाने का प्रयास है। आपको बता दें कि अमेरिकी सरकार ने पिछले महीने H1B वीजा पर इतिहास की सबसे भारी फीस बढ़ोतरी करने का फैसला लिया। अब H1B वीजा की फीस $1 लाख यानी 88 लाख रुपए कर दी गई। ये वन टाइम फीस सिर्फ नए वीजा एप्लीकेंट के लिए है। 21 सितंबर 2025 से लागू, पुराने H1B वीजा होल्डर्स पर लागू नहीं। लेकिन पहले 6 साल में H1B वीजा का खर्च 11 से 13 लाख रुपए आता था, लेकिन अब ये लागत कई गुना बढ़ गई। इससे साफ संकेत है कि अमेरिका अब विदेशी वर्कफोर्स पर निर्भरता कम करना चाहता है। वीडियो ने एक बार फिर अमेरिकन ड्रीम को केंद्र में ला दिया। अमेरिकन ड्रीम एक ऐसी सोच जहां मेहनत करने वाला हर व्यक्ति, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सफल हो सकता है। ये सिर्फ पैसा कमाने का सपना नहीं बल्कि बराबरी, स्वतंत्रता और सम्मान पाने का अधिकार है। साल 1976 में अमेरिका के संस्थापकों ने कहा था कि सभी लोग बराबर पैदा होते हैं और हर किसी को खुशी, आज़ादी और बेहतर जीवन जीने का अधिकार है। साल 1931 में लेखक जेम्स एडम्स ने इसे अमेरिकन ड्रीम नाम दिया। अब एक बात और बड़ी खबर कि फ्लोरिडा राज्य में H1B वीजा होल्डर्स के लिए विश्वविद्यालय के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस ने आदेश दिया है कि साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर यूनिवर्सिटीज के योग्य अमेरिकी उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं तो उन्हें अपने कोर्स सुधारने चाहिए, जिससे उनके ग्रेजुएट्स इन नौकरियों के लायक बने। फ्लोरिडा में फिलहाल लगभग 7200 H1B वीजा होल्डर्स हैं, जिनमें कुछ यूनिवर्सिटीज में भी कार्यरत हैं, लेकिन अब ये प्रैक्टिस बंद होगी। तो साफ है कि अमेरिका में H1B वीजा सिस्टम अब पहले जैसा नहीं रहने वाला। एक तरफ सरकार अमेरिकी युवाओं को प्राथमिकता देने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ भारतीय और विदेशी वर्कफोर्स के लिए रास्ते और मुश्किल होते जा रहे हैं। बिहार के सीवान जिले की राजनीति हमेशा से ही सुर्खियों में रही है, लेकिन इस बार का विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। नए चेहरे, बदलते समीकरण और राजनीतिक घरानों की एंट्री ने मुकाबले को गरमा दिया है।
तो क्या सीवान में फिर वही पुराना खेल होगा या तस्वीरें बदलेंगी? दरअसल सीवान जिले की 8 सीटों पर इस बार चुनावी माहौल काफी बदला हुआ है। पिछले चुनाव में महागठबंधन ने 6 सीटों पर कब्जा किया था, जबकि एनडीए सिर्फ 2 सीटें जीत पाई थी। लेकिन इस बार दोनों ही गठबंधनों ने टिकट वितरण में बड़े बदलाव किए हैं। सबसे चर्चित नाम है शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा शहाब, जिसे राजद ने रघुनाथपुर सीट से मैदान में उतारा है। वहीं भाजपा ने अपने दिग्गज नेता और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को सीवान विधानसभा सीट से उतारकर मुकाबला हाई प्रोफाइल बना दिया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, जिससे मुकाबला और रोचक हो गया है। राजनीतिक समीकरण की बात करें तो सीवान में इस बार वामपंथ का उभार, राजद का जातीय आधार और भाजपा जदयू का गठबंधन तीनों मिलकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। जिले की 8 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स बड़ी संख्या में हैं और कई जगह निर्णायक भूमिका भी निभाते हैं। यादव, भूमिहार और अति पिछड़ा वर्ग भी समीकरण बदलने की क्षमता रखते हैं। लोजपा के एनडीए में शामिल होने से कई सीटों पर असर बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। फिलहाल इस चुनाव को जीतने के लिए बड़े बड़े नेता सीवान में डेरा डाले हुए हैं। तेजस्वी यादव, भाकपा माले के बड़े नेता और दूसरी ओर भाजपा और जदयू के दिग्गज मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई मुख्यमंत्री यहां रैली कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर सीवान का चुनाव इस बार सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि प्रतिष्ठा और प्रभाव की लड़ाई बन चुका है। तो क्या शहाबुद्दीन परिवार की वापसी माहौल बदल देगी? क्या भाजपा का दांव चलेगा या फिर महागठबंधन फिर कोई कमाल दिखाएगा? ओबीसी आरक्षण को लेकर केरल से एक बड़ी खबर सामने आई है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने केरल सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सवाल ये है कि क्या धर्म के आधार पर ओबीसी आरक्षण बांटा गया है? दरअसल 9 सितंबर 2025 को आयोजित समीक्षा बैठक में केरल राज्य में ओबीसी आरक्षण पर जो व्यवस्थाएं हैं इसमें गंभीर सवाल उठे। बैठक में पाया गया कि ओबीसी आरक्षण में से 10% मुसलमानों को और 6% ईसाइयों को दिया गया। आयोग का कहना है कि धर्म आधारित इस आरक्षण से मूल ओबीसी समुदायों के अधिकार छीने जा रहे हैं। आयोग ने राज्य सरकार से ये पूछने पर स्पष्ट जवाब मांगा कि किस आधार पर धार्मिक समुदायों को ओबीसी कोटे का हिस्सा दिया गया, लेकिन राज्य सरकार के सचिव और उनके अधिकारी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ दिखाई दिए। इसके बाद आयोग ने नाराजगी जताते हुए कहा कि आरक्षण धर्म नहीं, जाति के आधार पर होना चाहिए और मूल ओबीसी समुदाय के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। आयोग ने यह भी कहा कि केरल सरकार ने नौकरी, शिक्षा और मेडिकल एडमिशन में ओबीसी आरक्षण का अलग अलग प्रतिशत तय किया है। इसमें पारदर्शिता की कमी है। आयोग ने राज्य सरकार की आरक्षण नीति, उसके आधार, धार्मिक आधार पर आरक्षण पाने वालों की पूरी सूची मांगी है। 26 सितंबर 2025 को केरल अधिकारियों द्वारा दिल्ली में एनसीबीसी को दिए गए दस्तावेजों में कई अस्पष्टताएं हैं। आयोग का मानना है कि ओबीसी आरक्षण तय करने के मानदंडों का उल्लंघन हुआ, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 338 बी के चलते ये समीक्षा बैठक बुलाई गई, जिससे ओबीसी समुदाय के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हो सके। तो क्या केरल में ओबीसी आरक्षण में बदलाव होगा? क्या सरकार अपना फैसला बदलेगी? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट में हमें जरूर बताइए। खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।